Namaskar, this is Priyanka and I once again welcome you all in my YouTube channel Jobs in Jammu. So if you are a job aspirant and looking for the government jobs in J&K, उसके लिए what you all need to do is you need to subscribe the channel so that you will get all the notification regarding the government jobs in J&K. तो आज मैं आपके लिए जो important notification लेके आई हूँ, important information लेके आई हूँ regarding the recruitment that you have already mentioned in the comment sections. जो भी मैंने आपके साथ पीछे 2 वीडियोज़ या 3 वीडियोज़ शेयर की हैं उसमें कमेंट सेक्शन में आई गॉट सो मेनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस पोस्ट कि मैम इसके ऊपर वीडियो बनाइए, इसकी हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए अबाउट द जॉब प्रोफाइल, करियर प्रोग्रेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड ऑल. एज यू ऑल नो कि आई हैव ऑलरेडी प्रॉमिस्ड विद यू कि जो भी आप बोलोगे उसी टॉपिक के ऊपर या फिर उसी रिक्रूटमेंट के ऊपर हम वीडियो लेके आए हैं. तो उसी प्रॉमिस को कंटिन्यू करते हुए, फुलफिल करते हुए आज मैं आपके लिए ये रिक्रूटमेंट का पूरा इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ. तो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट विच पर्टिकुलर पोस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट नायब तहसीलदार रिक्रूटमेंट. तो उसके बारे में मैं बात करूँगी इस पूरी वीडियो में. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट मी बी क्लियर टू यू ऑल कि दिस वीडियो इज़ जस्ट मेंट फॉर द सेक ऑफ योर इन्फॉर्मेशन पर्पज़ ओनली. अभी तक JKSSB नायब तहसीलदार रिक्रूटमेंट इज़ नॉट येट अनाउंस्ड. कोई भी ऐसी रिक्रूटमेंट नहीं आई है. ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है. तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं. तो आज की हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे जॉब प्रोफाइल के बारे में कि ये जो नायब तहसीलदार की जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी होंगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा और इसका सिलेबस क्या रहेगा. तो ये सारे पॉइंट्स विल डिस्कस इन डिटेल विद यू ऑल इन दिस वीडियो. तो स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो, स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो. इस वीडियो को एंड तक देखिए सो दैट यू विल क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट्स, ऑल द क्वेरीज जो भी आपकी थी वो इस वीडियो को देखने से आपकी क्लियर हो जाएंगी रिगार्डिंग दिस JKSSB नायब तहसीलदार रिक्रूटमेंट. तो सबसे पहले हम बात करेंगे जॉब प्रोफाइल की कि ये जो नायब तहसीलदार की जॉब प्रोफाइल रहेगी ये कैसी रहेगी. ये जो नायब तहसीलदार की पोस्ट है ये कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आती है. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर आती है. जिस तरह से तहसीलदार इज़ द हेड ऑफ द तहसील, तो इसी तरह से वेरएज ये जो नायब तहसीलदार है, नायब तहसीलदार इज़ द हेड ऑफ द नियाबत. नियाबत क्या होता है? नियाबत इज़ अ उर्दू वर्ड विच मीन्स व्हाट एरिया. कोई पर्टिकुलर एरिया के जो हेड होंगे वो कौन होंगे? हमारे नायब तहसीलदार होंगे. अब हम बात करते हैं इनके काम की कि इनका जॉब प्रोफाइल क्या रहता है, इनको क्या करना पड़ता है. तो ये जो नायब तहसीलदार हैं ये असिस्ट करते हैं तहसीलदार को रिगार्डिंग द रेवेन्यू मैटर्स, लैंड मैटर्स, जो भी मैटर्स रहते हैं रेवेन्यू को लेके, लैंड को लेके, तो उसके लिए असिस्ट करते हैं तहसीलदार को. जैसे प्रिपरेशन ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड, तो उसमें ये हेल्प करते हैं उनकी तहसीलदार की. देन आफ्टर अगर हम बात करें अंडर J&K लैंड रेवेन्यू एक्ट, ये जो नायब तहसीलदार है ही और शी एक्ट्स एज एन असिस्टेंट कलेक्टर सेकेंड क्लास. अगर हम बात करें लॉ एंड ऑर्डर पर्पसेस के लिए तो उसके लिए जो नायब तहसीलदार है ही और शी एक्ट्स एज एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास. तो वहाँ पे उनका ये काम रहता है. या फिर एनी अदर वर्क असाइंड बाय द डिप्टी कमिश्नर. अगर DC साहब कोई काम देते हैं, असाइन करते हैं नायब तहसीलदार को, वो भी करना पड़ता है. तो लेट मी क्लियर यू ऑल, ये 4 काम रहते हैं उनके. सबसे पहला यही रहता है कि ये तहसीलदार साहब को क्या करते हैं? असिस्ट करते हैं रिगार्डिंग द रेवेन्यू मैटर्स, लैंड रेवेन्यू मैटर्स. तो अगर हम बात करेंगे J&K लैंड रेवेन्यू एक्ट की तो उसके अकॉर्डिंगली नायब तहसीलदार ही और शी एक्ट्स एज एन असिस्टेंट कलेक्टर सेकेंड क्लास. अगर लॉ एंड ऑर्डर पर्पसेस की बात करेंगे तो उसके लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास रहते हैं ये, या फिर एनी अदर वर्क असाइंड बाय द डिप्टी कमिश्नर. तो ये इनका क्या रहता है? जॉब प्रोफाइल रहता है. देन आफ्टर विल टॉक अबाउट द नायब तहसीलदार वैकेंसीज इन J&K कि J&K में नायब तहसीलदार की कितनी पोस्ट आने वाली हैं. तो अगर हम बात करें SRO 657 की, उसका जो नोटिफिकेशन था वो कब आया था? 25 अक्टूबर 2019 में आया था. अकॉर्डिंग टू द SRO 656 के अकॉर्डिंगली 607 सेंशन स्ट्रेंथ थी. 607 की उन्होंने सेंशन स्ट्रेंथ निकाली थी किसकी? नायब तहसीलदार की. लेकिन उसके लिए हमें अभी इतना नहीं पता कि कितनी उसमें से जो पोस्ट्स हैं जो फिल हो चुकी हैं या फिर कितनी वैकेंट है. तो इसका आइडिया किसके पास होगा? या तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास होगा अगर उन्होंने ये पोस्ट रेफ़र कर दी हैं JKSSB को, तो JKSSB के पास होगा, या फिर GAD के पास होगा, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के पास होगा. अब देखो नाउ द क्वेश्चन रेज इज़ कि अगर 607
सेंशनड पोस्ट्स हैं नायब तहसीलदार की, तो कितनी फिल हो गई, तो कैसे फिल हो गई, दिस इज़ अ क्वेश्चन ना विच इज़ गोइंग इन आवर माइंड. सो लेट मी क्लियर यू ऑल कि ये जो नायब तहसीलदार की रिक्रूटमेंट है 45% ये जो नायब तहसीलदार की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, मतलब डायरेक्टली यू कैन अपॉइंट एज अ नायब तहसीलदार, वेयर एज 55% ये जो नायब तहसीलदार की रिक्रूटमेंट होती है किसके ऊपर बेस्ड होती है, प्रमोशन बेसिस होती है. फॉर एग्जांपल इफ़ समवन इज़ अपॉइंटेड एज एन पटवारी, अगर पटवारी कोई अपॉइंट हुआ है देन उसकी जो प्रमोशन होगी गरदौड़ होगी, देन आफ्टर वो क्या बनेगा, नायब तहसीलदार बनेगा, वो प्रमोशन से नायब तहसीलदार तक पहुँचेगा. वेयर एज जो 45% सीट्स होंगी वो रिज़र्व होंगी किसके लिए, इनके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए नायब तहसीलदार की. वेयर एज 55% जो पोस्ट होती हैं वो प्रमोशन बेस्ड होती हैं. आई होप ये आपको क्लियर हो गया. देन आफ्टर विल टॉक अबाउट द अदर डेजिग्नेशंस ऑल्सो, कि जो नायब तहसीलदार हैं इनको हम और किस किस नाम से जानते हैं, इनकी और क्या डेजिग्नेशन रहती है. तो लेट मी क्लियर यू, ये जो नायब तहसीलदार हैं इनको हम असिस्टेंट रेवेन्यू अटॉर्नी भी कहते हैं, रीडर टू डिविजनल कमिश्नर भी कहते हैं, PA टू DC भी कहते हैं, या फिर इंस्ट्रक्टर का नाम भी देते हैं. तो ये सारे नामों से हम जानते हैं किसको, नायब तहसीलदार को. देन आफ्टर अब हम बात करते हैं, थोड़ा पीछे चले जाते हैं कि जो लास्ट टाइम पोस्ट्स निकली थी नायब तहसीलदार को लेके कि वो कब निकली थी. तो वो पोस्टें निकली थी 2015 में, रिक्रूटमेंट आई थी नायब तहसीलदार की 2015 में पोस्ट निकली थी. वेरएज जो इनका एग्ज़ाम था वो कब हुआ था, वो 2018 में हुआ था, राइट. 2018 में इनका एग्ज़ाम हुआ था. तो उसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस पूरा कंप्लीट करते करते जो फाइनल लिस्ट आई थी वो कब आई थी, 2020 में आई थी. विच मीन्स व्हाट, 2015 में पोस्ट निकली थी, रिक्रूटमेंट आई थी, और 2020 में इनकी सिलेक्शन लिस्ट आ रही है. तो इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस रहा वो कितनी देर का रहा, 5 सालों का रहा. नाउ इट्स 2022, 2022 चल रहा है. देखो 2015 में लास्ट टाइम पोस्ट निकली थी, अभी 22 चल रहा है. दैट मीन्स व्हाट, इट इज़ बीइंग 7 लॉन्ग ईयर, 7 सालों से ये पोस्ट नहीं निकली हैं. अब कभी भी निकल सकती हैं, इस साल तो ज़रूर निकलेंगी ये पोस्ट्स. अभी हम बात करते हैं सैलरी की, कि ये जो नायब तहसीलदार हैं इनकी सैलरी क्या रहती है. अगर इनके पे स्केल की बात करें तो इनका पे स्केल जो है वो पे स्केल इनका लेवल 6E का रहता है, जिसमें 35,900 से लेके 1,13,500 रहता है इनका पे स्केल. अगर हम इनकी स्टार्टिंग सैलरी की बात करें वो कितनी रहेगी इनकी, 36,200. कब तक रहेगी, 2 ईयर्स के लिए. जो उनका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा, प्रोबेशन पीरियड में उनकी जो सैलरी होगी वो कितनी रहेगी, 36,200. आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ योर प्रोबेशन पीरियड एज अ नायब तहसीलदार, जब आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा देन आफ्टर जो सैलरी होगी वो मिनिमम सैलरी कितनी होगी, 52,000 होगी, राइट. तो 52 इज़ द मिनिमम सैलरी, उससे ज़्यादा भी हो सकती है. Then after we'll talk about the career progression. Again this is my favorite part. career progression की बात करते हैं. growth of नायब तहसीलदार भी हम इसको कह सकते हैं कि उसकी growth कितनी होती है. अब देखो ये जो नायब तहसीलदार, अगर आप एज अ नायब तहसीलदार अपॉइंट हो जाते हो देन आफ्टर आपकी जो फर्स्ट प्रमोशन होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, लेंथ ऑफ सर्विस के ऊपर डिपेंड करेगी. विच मीन्स व्हाट, यू नीड टू गिव योर 10 ईयर्स, 8 to 10 ईयर्स आपको देने हैं एज अ नायब तहसीलदार. देन आफ्टर जो आपकी फर्स्ट प्रमोशन होगी वो क्या रहेगी, तहसीलदार रहेगी. उसके बाद जो आपकी सेकेंड प्रमोशन होगी वो क्या रहेगी, एज ए SDM, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, वो आपकी रहेगी. अगर आप नायब तहसीलदार अपॉइंट होते हो तो आपकी 2 प्रमोशंस हो सकती हैं. सपोज आप नायब तहसीलदार अपॉइंट हो गए हो एट द एज ऑफ 30 ईयर्स, वी कैन से, लेट इट बी, राइट. सपोज 30 ईयर्स या फिर 28 ईयर्स में आप नायब तहसीलदार बन गए हो. एट द एज ऑफ 40 आप तहसीलदार बन जाओगे. तो जब तक आपकी रिटायरमेंट होगी तो एज एन SDM आप आ सकते हो. तो दिस इज़ अ करियर प्रोग्रेशन. देन आफ्टर विल टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए. डोमिसाइल डॉक्यूमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल दी पोस्ट जितनी भी निकलती हैं, डोमिसाइल इज़ रिक्वायर्ड. देन आफ्टर विल टॉक अबाउट द एज लिमिट. जो एज लिमिट होगी वो कितनी होनी चाहिए, 18 शुड बी द मिनिमम और 40 विल बी द मैक्सिमम एज लिमिट. देन आफ्टर विल टॉक अबाउट द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. अगर हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, चाहे आप BCom हो, BBA हो, BA हो या फिर BSc हो, डजेंट मैटर एट ऑल. बस आपके पास डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की विद नॉलेज ऑफ उर्दू. आई रिपीट, विद नॉलेज ऑफ उर्दू. उर्दू की आपको नॉलेज होनी चाहिए. देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट. तभी आप इस पोस्ट के लिए क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो.
अभी हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की और एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ नायब तहसीलदार का, राइट। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करेंगे, इनका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, कितने स्टेप्स रहते हैं। 3 टायर्स रहेंगे इसमें। जो टायर 1 होगा उसमें यू विल गेट रिटन एग्ज़ाम। जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसकी जो वेटेज होगी दैट शुड बी ऑफ 120 मार्क्स। जो 120 मार्क्स का पेपर होगा दैट शुड बी MC क्विज बेस्ड, और जो पेपर होगा दैट शुड बी डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस। उसमें 5 सेक्शंस रहेंगी। जनरल इंग्लिश रहेगी, जनरल स्टडीज़ रहेगी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रहेगा, GK विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK रहेगा, और मेंसुरेशन रहेगा। ये 5 कंपोनेंट्स होंगे उस MC क्विज बेस्ड पेपर में। 120 मार्क्स का पेपर होगा। अगर आप टायर 1 का पेपर क्वालिफाई कर लेते हो तो वो 1:5 की रेशो से, राइट, बच्चों को शॉर्टलिस्ट करेंगे, एस्पिरेंट्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे फॉर द सेकेंड टायर। जो सेकेंड टायर होगा वो उर्दू का पेपर होगा आपका। जो उर्दू का पेपर होगा उसकी जो वेटेज होगी दैट शुड बी ऑफ 100 मार्क्स। उसमें जो क्वेश्चन पेपर होगा दैट शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। जो 50 मार्क्स का पेपर होगा दैट शुड बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, और जो 50 मार्क्स का होगा वो डिस्क्रिप्टिव बेस्ड होगा। लेकिन ये जो टायर 2 का पेपर है उर्दू का पेपर, दैट यू नीड टू क्वालिफाई विथ 40% मार्क्स। सपोज आपको 100 मार्क्स का अगर पेपर है तो आपको इस पेपर को सिर्फ क्वालिफाई करना है, 40% मार्क्स लेने हैं। अगर आप 50% लेते हो, 60% लेते हो तो उसका कोई ज़्यादा फन नहीं है, बिकॉज दिस पेपर यू नीड टू क्वालिफाई ऑनली। सिर्फ आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है। उसके बाद थर्ड टायर में क्या होगा, जो बच्चे सेकेंड टायर का पेपर क्वालिफाई करेंगे, उर्दू का पेपर क्वालिफाई करेंगे, देन आफ्टर दे विल अपेयर फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू में वो लोग क्या होंगे, अपेयर होंगे। लेकिन जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा ना दैट शुड बी बेस्ड ऑन द रिटन एग्जाम। जो भी आपका MC क्विज बेस्ड पेपर हुआ था, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द रिटन एग्जाम प्लस मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द इंटरव्यू। 80 मार्क्स का वो हो जाएगा और 20 मार्क्स का आपका इंटरव्यू हो जाएगा। उन दोनों को सम करके जो एक्चुअल स्कोर होगा वही बच्चों का लिस्ट में नाम आएगा, जिसका जितना ज़्यादा मेरिट होगा। लेकिन टायर 2 का जो पेपर होगा उर्दू का, उसके मार्क्स उसमें ऐड नहीं होंगे। आई रिपीट, जो आपका फाइनल लिस्ट आएगी उसमें आपके कौन से मार्क्स मैटर करेंगे, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द रिटन टेस्ट जो 120 मार्क्स का हुआ था दैट दे विल कन्वर्ट इनटू 80 मार्क्स। वो 80 मार्क्स के कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद 20 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहेगा। उन दोनों को सम अप करके जो आपका एक्चुअल स्कोर होगा वो कंसिडर किया जाएगा। देन आफ्टर विल टॉक अबाउट द सिलेबस। अगर हम सिलेबस की बात करें, ये लास्ट टाइम का सिलेबस है जो 2015 में रिक्रूटमेंट आई थी, उसी का सिलेबस है दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू ऑल। वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। इस बार का मे बी कुछ चेंजेस हों सिलेबस में, अगर होंगे भी तो ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं होंगे, माइनर चेंजेस होंगे। तो मुझे लगता है आपको सिलेबस का भी पता होना चाहिए। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ये जो क्वेश्चन पेपर होगा रिटन एग्जाम का दैट विल डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस। जो जनरल इंग्लिश होगी उसकी जो वेटेज होगी वो 20 मार्क्स की होगी। जनरल स्टडीज़ आपकी 30 मार्क्स की होगी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपका 30 मार्क्स का होगा। GK विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK 25 मार्क्स की होगी। और मेंसुरेशन मैथमेटिक्स का टॉपिक जिसमें हम एरिया वगैरह करते हैं सब, तो वो आपका 15 मार्क्स का होगा। तो इसकी जो टोटल वेटेज होगी वो 120 मार्क्स की होगी। नाउ द क्वेश्चन रेजेस कि ये जो पोस्ट्स हैं ये कब निकलेंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि इट्स बीइंग लॉन्ग 7 ईयर्स, 7 सालों से ये पोस्ट नहीं निकली हैं, अब कभी भी निकल सकती हैं। इस साल तो मोस्ट प्रोबेबली निकलेंगी। जैसे ही ये पोस्ट्स निकलेंगी हम एक नई वीडियो लेके आ जाएंगे, उसमें हम आपके साथ सब कुछ डिस्कस करेंगे कि हाउ यू नीड टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। तो ऐसे मैं बेसिक बता देती हूँ। जॉब को अप्लाई करने के लिए यू नीड टू विजिट इन द ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पे जाके यू नीड टू फिल द फॉर्म एंड पे द फी एट ऑल। देन आफ्टर यू कैन अपेयर इन द फर्स्ट टायर पेपर, देन सेकेंड टायर, देन द थर्ड टायर पेपर। तो अभी मैं आपके साथ थोड़ा सा अपनी मन की बात डिस्कस करूँगी। अब देखिए जैसे उर्दू का बेनिफिट जो होगा, आई थिंक वो जो कश्मीर के एस्पिरेंट्स हैं दे कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दिस थिंग, बिकॉज ये जो जम्मू के एस्पिरेंट्स हैं हम लोगों ने स्टार्टिंग से उर्दू नहीं पढ़ा। हाँ, अगर स्कूल टाइम में पढ़ा भी होगा 1 साल 2 साल तो कितना ही मतलब हमें आता होगा, यही अलिफ बे पे जो बेसिक होगा, फलों के नाम, सब्जियों के नाम, मुझे तो बस इतना ही आता है, आपको मे बी ज़्यादा आता हो, बट स्कूल टाइम में हमने ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा। तो इसका जो बेनिफिट होगा वो कश्मीर के एस्पिरेंट्स ले सकते हैं ज़्यादा से। तो अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो कंप्यूटर इज़ नॉट कंप्यूटर, उर्दू इज़ मैंडेटरी, तो उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो अगर हम बात करें हमारी जब UT बनी थी लद्दाख की,
ये जो हमारी लद्दाख की यूटी बनी थी, यहाँ के जो एमपी रहे हैं, एमपी हैं अभी प्रेजेंटली, शिंग नामग्याल, इन्होंने एक प्रपोज़ल रखा था हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी के आगे। उन्होंने कहा था कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में उर्दू नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने अग्री किया था अमित शाह जी ने। उन्होंने बोला था ठीक है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में उर्दू जो होगा वो कंपलसरी नहीं होगा। अब यूटी जे के लिए उर्दू इज़ नॉट मैंडेटरी, बट यूटी लद्दाख के लिए उर्दू इज़ नॉट मैंडेटरी, उनके लिए मैंडेटरी नहीं है उर्दू। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की कोई भी पोस्ट है लद्दाख में वो नहीं होगा, उर्दू नहीं होगा, वेरएज़ जे में ऐसा कुछ नहीं है। जे में उर्दू इज़ कंपलसरी, उर्दू इज़ मैंडेटरी। जो भी पोस्ट निकलती हैं किसमें, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, चाहे वो पटवारी की पोस्ट हो, चाहे वो नायब तहसीलदार की पोस्ट हो, तो उसके लिए इफ़ यू आर लुकिंग फॉर दिस जॉब एंड यू आर वेरी डेस्परेट फॉर दिस जॉब, आई मस्ट सजेस्ट यू टू गो फॉर उर्दू लैंग्वेज। उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए अभी से। अगर आप पढ़ोगे तो आपका होल्ड बन जाएगा, आप इस पेपर को क्वालिफाई कर पाओगे, क्वालिफाई करोगे तो आप फाइनली इसमें सेलेक्ट हो जाओगे। I hope this is clear by you people, but still if you have any doubt, any query regarding the same, then you need to write in the comment section. Comment section में लिखिए कि अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, that we will clear। जैसे ही हम आपका कमेंट पढ़ेंगे तो कमेंट से भी हमारी क्या होती है, इंटरेक्शन होती है। ऐसे तो ये जो वीडियो है दिस इज़ अ वन वे कम्युनिकेशन, बस मैं बोलती जा रही हूँ, आई एम नॉट गेटिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। तो आपका रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा, कमेंट से मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए सो दैट हमारी इंटरेक्शन हो, टू वे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन होगा, देन वी विल इन्जॉय। वीडियोस को हम लोग इन्जॉय करेंगे, कमेंट्स में आपको आंसर करेंगे। तो लास्टली आई कैन सेज, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस रिगार्डिंग द गवर्नमेंट जॉब्स जो भी निकलेंगी। तो रेस्ट आई कैन से कि ऑल दी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्ज़ाम्स जो भी आपके आने वाले हैं, उसके लिए ऑल दी वेरी बेस्ट टू यू ऑल। थैंक यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।